मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। हम जब इकोनॉमी में या इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं किसी कंट्री का, किसी स्टेट का, तो उस इकोनॉमिक एनालिसिस में हम कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर 10 साल के बाद आफ्टर वन डिकेड इंडिया में सेंसस होती है, पॉपुलेशन। जैसे जो लास्ट पॉपुलेशन सेंसस जो हमारे इंडिया में हुई थी वो हुई थी 2011 में। वही अभी ड्यू कब है? 2021 में, पर आई थिंक ड्यू टू कोविड-19 मेरे ख्याल से वो थोड़ी पोस्टपोन हो सकती है। बच्चे, कलेक्शन ऑफ डाटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं तो सबसे जो प्राइमरी चैलेंज होता है कि उस एनालिसिस को करने के लिए हमें डाटा चाहिए, डाटा कलेक्शन। जैसे आपने देखा होगा जब सेंसस होती है तो सभी के घरों में आते हैं एनुमरेटर्स, पूछते हैं ना आपके घर में कितने लोग रहते हैं, किन लोगों ने कितनी पढ़ाई की है, कितने बच्चे हैं जो 18 ईयर्स बिलो हैं, कितने 18 ईयर्स अबव हैं, कोई सीनियर सिटीजन तो नहीं है। तो ऐसा जो उनके पास जो क्वेश्चनर दिया होता है उसके अकॉर्डिंग वो सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। अब उस डाटा कलेक्शन की प्रोसेस के बाद ऐसे पूरे इंडिया में एक्सरसाइज चलती है, जितनी भी सिटीज़ हैं, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, सभी जगह डाटा कलेक्ट किया जाता है। फिर उस डेटा को क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। सर क्लासिफिकेशन मतलब उस हम डेटा की कैटेगराइजेशन करते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, नंबर्स के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं, इतने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, या इसको हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे 1950 में हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 60 में कितनी होगी, 70 में जब हम किसी डेटा को हम उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसको हम क्लासीफाई करते हैं तो हम उसको बोलते हैं टेम्पोरल या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद हम उसी डेटा को क्लासीफाई करते हैं स्पेटियल और जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, मतलब एरिया वाइज। कि पंजाब, आपने देखा ना मैप में आता है, कई बार देखते हैं हम, तो जैसे हम वेदर फोरकास्टिंग देखते हैं टीवी पे, तो कहीं पे बादल दिख रहे होते हैं किसी स्टेट की तरफ, कहीं धूप निकली होती है, सूरज निकला होता है। तो एरिया वाइज जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन या स्पेटियल क्लासिफिकेशन। देन बच्चों, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, व्हेन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स। कोई स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, कितने लोग हैं जो इन वेल स्टेट या मतलब अच्छी मैनेजमेंट पोजीशंस में हैं, या बहुत अमीर लोग हैं। तो इस तरीके से हम डाटा को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लासीफाई करते हैं। देन बच्चे, क्लासिफिकेशन के बाद आता है टेबुलेशन, उसके टेबल्स बनाने, कि इतना एज ग्रुप में इतनी पॉपुलेशन है। वो डेटा जरूरी नहीं कि पॉपुलेशन का ही हो, वो डेटा कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हम जो पॉपुलेशन ले रहे हैं जस्ट एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं। फिर उस डेटा को हम टेबल्स वाइज डिस्क्राइब करने के बाद फिर हम डेटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे? डायग्राम्स की शेप में, जैसे हम यूज करते हैं ना बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, पाई डायग्राम, या ग्राफ्स के शेप में, जैसे हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम की हेल्प से हम शो कर रहे हैं, या सिंपल बार ग्राम है। तो हमने कौन सा डायग्राम या ग्राफ चूज करना है उस डेटा को दिखाने के लिए, ये भी इसका पार्ट है। देन बच्चे, कुछ जो स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जैसे अरिथमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, कि यहाँ पे हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है कि उस चीज को निकालने के लिए हमारा क्या पर्पज है, हम क्या निकालने जा रहे हैं। अगर एवरेज एज निकालनी है तो हम यूज करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर अरिथमेटिक मीन। अगर हमने पॉपुलेशन की ग्रोथ निकालनी है तो हम यूज करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो जिस पर्पस, जो हमारा पर्पस होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे स्टैटिस्टिकल टूल्स भी बदलते रहते हैं। देन बच्चों, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने यूज करना है या आपने मीन डेविएशन यूज करना है। फिर उस डेटा को दिखाने के बाद आपने इसको प्रेजेंट कैसे करना है। जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन में या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लॉरेंस कर्व। देन मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, कि जो डेटा है उसके अंदर स्क्यूनेस कितनी है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, या नेगेटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। देन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, हम प्रिडिक्शन करते हैं ना, रिग्रेशन में इक्वेशन बनती है जो हमारी, कि अगर x की वैल्यू इतनी है तो y की कितनी होगी,
एक हमारी स्टैटिक इक्वेशन होती है, उसमें कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कुछ स्टैटिक होते हैं। तो जो हमारी वेरिएबल, जो हमारा फैक्टर होता है, वो पुट करके हम दूसरी वैल्यू डिराइव करते रहते हैं। देन बच्चों इंडेक्स नंबर, जैसे इंडेक्स नंबर का जो मोस्टली यूज है वो होता है स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में। जैसे हम देखते हैं कि सेंसेक्स 30,000 से बढ़कर 32,000 हो गया, या सेंसेक्स नीचे गिर गया, सेंसेक्स इतने पॉइंट से बढ़ गया, सेंसेक्स इतने पॉइंट से नीचे हो गया। निफ्टी, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो 50 शेयर्स का ग्रुप है, तो वहां से हम उसको एनालाइज करते रहते हैं, इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। देन बच्चे प्रोबेबिलिटी, कल बारिश होगी कि नहीं। जैसे यूजुअली क्या होता है, क्रिकेट मैच होता है ना आजकल, तो वहां पे पहले प्रेडिक्शन बताते हैं कि इतने परसेंट चांसेस हैं कि कल रेन होगी, इतने परसेंट चांसेस हैं कि कल का मैच कैंसिल होगा, या इतने परसेंट चांसेस हैं कि कल धूप निकलेगी। तो प्रोबेबिलिटी मेजर्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट में ना एक रूल होता है, जब कोई दो टीमें खेल रही होती हैं, अगर बीच में बारिश हो जाए, जिसको हम बोलते हैं डकवर्थ लुईस रूल। तो आज तक मुझे समझ में नहीं आया, पर रिसेंटली मुझे पता लगा वो भी एक प्रोबेबिलिटी की ही एक्सप्लेनेशन है। एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने उसको डेवलप किया है, डकवर्थ लुईस जिसको नाम देते हैं हम। उसमें क्या होता है, जो दो टीमें खेल रही होती हैं, जिस एवरेज से स्कोर बना रहे होते हैं ना, वो उसी को प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि आगे भी इसी एवरेज से वो रन बनाएंगे। तो उसमें क्या होता है, फिर टारगेट बड़े अजीब से आ जाते हैं कि एक बॉल खेलने को मिलेगी और रन कितना स्कोर करना है 80, 3 बॉलें खेलने को मिलेंगी, रन कितना स्कोर करना है 75। इम्पॉसिबल। पर जो स्टैटिक उन्होंने एवरेजेस ड्राइव की हैं, जो उन्होंने स्टैटिस्टिकल यूज किया, उसके अकॉर्डिंग ये बन रहे हैं। आगे बच्चों टाइम सीरीज है, ये भी हमारे एक एवरेज का ही पार्ट है कि हम टाइम के अकॉर्डिंग कि किस टाइम में, किस मतलब पर्टिकुलर ईयर में हमारा क्या डेटा था, आने वाले कमिंग ईयर्स में क्या डेटा होगा। यहाँ पे हम फोरकास्टिंग करते हैं किसी भी इकोनॉमी की डाटा की। जैसे पॉपुलेशन है कि इंडिया में इतने % पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, अगर आज की डेट में माने हमारी 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 2030 में कितनी होगी, 2035 में क्या होगी। तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज प्लान करती है कि हमें उसके अकॉर्डिंग हमारे इतने स्कूल्स होने चाहिए, इतने हमारे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, इतनी नंबर ऑफ रोड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसी हिसाब से हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना प्लान करते हैं। जो बच्चों इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग जो जिसका जो मेन दारोमदार है, जिस इंस्टीट्यूट में, उसको बोलते हैं नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो वो क्या करते हैं, हर जितनी इकोनॉमी के जितने भी हमारे रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, सभी से हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि उसको हम रीड करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग टास्क फोर्स बनती है, कई बार उसकी प्रॉपर कमेटी बनती है जो उसको स्टडी करती है कि यार बताओ इस पर्टिकुलर फील्ड में हमें क्या करना चाहिए, कैसे इंप्रूवमेंट लेके आए, सिटीजन्स की लाइफ कैसे इंप्रूव हो। जैसे हम देखते हैं कि अभी क्या हुआ कि कोविड-19 की वजह से सरकार ने क्या किया कि सभी के जनधन वाले खातों में 500-500 रुपये जमा करवा दिए। देखो ये भी किसी सजेशन आया कि जी हमारी इतनी गरीब पॉपुलेशन है, काम धाम भी नहीं है, तो कुछ सरकार को मॉनेटरी बेनिफिट दे देना चाहिए, तो सीधा उनके खाते में पैसे जमा करा दिए। दिस इज ऑल्सो इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। पिछले सालों में इकोनॉमिक प्लानिंग की होगी कि आधार से अपने खाते को लिंक कर दो। पहले क्या होता था, मिडिल मैन होते थे, किसी ऑफिसर को दे दिए या किसी पर्सन की ड्यूटी लगाई, पता नहीं उसने 500 रुपये पूरे दिए या नहीं दिए, पता लगा उसने 100 रुपये दिए, 400 रुपये आप रख लिए, गलत जगह साइन करवा लिए। तो ये भी इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट होता है, कैसे जिस बंदे का जितना पैसा है वो उसी को ही मिले, कोई भी बीच में एम्बेजलमेंट ना हो, कोई घोटाला ना हो, कहीं पे कोई गबन ना हो। देन बच्चे सैम्पलिंग एंड इट्स यूजेस। हम क्या करते हैं, जब कोई भी डेटा लेते हैं तो उसका हम पहले ना उस पर टेस्ट करते हैं बहुत सारे कि यार इस डेटा का हम इसको ये मान के चलें तो क्या रिजल्ट होगा, इस सिचुएशन में मान के चलें तो क्या रिजल्ट होगा। तो हम जो डेटा की डेटा सैम्पलिंग बोलते हैं, सैंपल साइज लेते हैं। जहाँ आपने देखा ना कि इतने % लोग हिंदुस्तान में बहुत खुश पाए जाते हैं, इतने % लोग अपने भविष्य के प्रति पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, बड़े आशावान हैं। तो इतने लोग कहाँ से आते हैं, तो होता क्या है, जो कंपनी होती है रिसर्च कंपनी, वो सैंपल साइज डेटा कलेक्ट करती हैं। वो क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। ये नहीं कि पूरे 140 करोड़ लोगों को सर्वे कर लेते हैं। वो किसी शहर में गए, उन्होंने बोला कि यहाँ पे शहर में 10,000 लोगों को सर्वे करेंगे, 10,000 लोगों से पूछेंगे भाई आप अपने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिवली फील करते हो। उन 10,000 बच्चों का जो रिजल्ट होगा, 10,000 बंदों का जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट के भी हाथ में प्रेडिक्शन कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे वो होते हैं, वो आता है ना पोल सर्वे आता है कि ये पार्टी इतनी सीटें जीतने वाली है, ये पार्टी की ये सीटों का मतलब ये नंबर रहेगा। तो वो क्या होता है, वो सबसे पहले सैम्पलिंग करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। किसी स्टेट में गए या किसी शहर में गए, वहां इतने लोगों से पूछा, उस डेटा को कलेक्ट किया, फिर कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं, उसकी मतलब वर्थनेस, उसकी
जो करेक्टनेस है उसको चेकआउट करने के लिए, तो उसको लगा के वो फर्दर अपने रिजल्ट निकालते हैं। बिजनेस फोरकास्टिंग, बिजनेस फोरकास्टिंग के बारे में कहा जाता है सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही है जो अपने बिजनेस से रिलेटेड जो फोरकास्टिंग है, बिजनेस से रिलेटेड जो फ्यूचर है उसको नियर अबाउट एक्यूरेसी के, जहां पे एक्यूरेट है स्टैंडर्ड है कि 100% एक्यूरेट है, जितना नजदीक वो प्रेडिक्ट कर पाएगा वही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन होता क्या है, फ्यूचर में उम्मीद यही तो करता है कि मैं आने वाले समय में इतना पैसा कमाऊंगा, इतना एक्सपेंड करूंगा, तो पहले प्रेडिक्शन ही तो कर रहा है वो, अपनी पहली फोरकास्टिंग ही तो कर रहा है। आप भी पढ़ रहे हो किसी उम्मीद में, तो आप भी तो फोरकास्टिंग कर रहे हो कि हम +2 करेंगे, देन सीए में, कुछ बच्चे सीए कर रहे होंगे, कुछ सीएस कर रहे होंगे, तो हम एक उम्मीद में, अगर जिसकी उम्मीद जितनी ज्यादा सही होगी, जो आप प्लान कर रहे हो, अगर उस प्लान को आप अचीव कर पाए, 100% एग्जीक्यूट कर पाए, देन यू आर सक्सेसफुल। तो बिजनेस में भी क्या होता है, बिजनेस इज प्योरली फोरकास्टिंग, जो हम अपने फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं और उसको अचीव कर पाए, जो हमने सोचा था उस अकॉर्डिंग हम चले जाएं, उसी चीज को हम फॉलो कर पाए, तो वी आर सक्सेसफुल बिजनेसमैन। क्योंकि कोई भी बिजनेस में घाटे के लिए तो नहीं आता ना, सब मुनाफा कमाने के लिए आता है। आपने सोचा होगा कि मैं इतना बिजनेस करूंगा, इतने पैसे रिसोर्सेज पुटअप करूंगा तो मैं इतना प्रॉफिट कमाऊंगा। अगर आप उतना प्रॉफिट कमा लेते हो, उतना भी नहीं कमाए, उसके नजदीक भी पहुंच गए, देन यू आर सक्सेसफुल। देन है बच्चे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हायर क्लास में बच्चों टेस्ट होते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट है, हाइपोथेसिस टेस्ट है, कुछ सर्टेन टेस्ट होते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा आपने एवरेज निकालनी है कि इसकी सच्चाई कितनी है, कितनी परसेंटेज है कि ये सही हो सकते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं। देन बच्चे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, तो 13 एंड 14 पॉइंट्स हैं, वो स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट होते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट है, गामा टेस्ट है, अल्फा टेस्ट है, हाइपोथेसिस टेस्ट है। उन्हीं टेस्टों की हेल्प से हम देखते हैं कि जो हमने एवरेज निकाली है, जो हमने एनालिसिस दी है, जो हमने इंटरप्रिटेशन दी है, क्या वो वैलिड हैं, क्या वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमने एवरेज निकाली है उसी डायरेक्शन में, क्या वो पॉजिटिवली इंपैक्ट क्रिएट कर पाएंगी। तो जस्ट वन काइंड ऑफ सर्टिफिकेट है, जस्ट वन काइंड ऑफ चेकिंग है, इंटरनल चेक एंड कंट्रोल की, जो हमने एवरेज यूज किए हैं, जो हमने टूल्स यूज किए हैं, वो हमें डिजायर्ड रिजल्ट दे पाएंगे। जो वो फिगर बोल रही है, क्या उसी अकॉर्डिंग हमें डिजायर्ड आउटकम मिल पाएगी। ये बच्चों हमारे 14 पॉइंट्स हैं। जनरली जो भी इकोनॉमिक एनालिसिस होते हैं, किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की, जो हम पोजीशन को एनालाइज करते हैं, तो वो इन डिफरेंट, ये नहीं कि सभी जगह सारे टूल्स, मैक्सिमम सारे टूल्स यूज हो जाते हैं। बाकी पर्पस है कि आप पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हो, किस सेक्टर की कर रहे हो, एग्रीकल्चर की कर रहे हो तो वहां पे और स्टैटिस्टिकल यूज लगेंगे, और ही वहां पे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल लगेंगे। अगर आप कर रहे हो बिजनेस की, इंडस्ट्री की, तो वहां पे कुछ और टूल्स यूज करोगे। अगर आप यूज कर रहे हो जो स्टैटिस्टिकल टूल, इकोनॉमिक प्लानिंग में सारी चीजें कवर हो जाती हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, रेलवे, एयरवेज, तो ऑल ओवर जो कंप्लीट जो आपका इकोनॉमी है, जो आप जो भी विजुलाइज कर पाते हो, जो भी सेक्टर्स हैं, टेली कम्युनिकेशन है, रोड्स है, हेल्थ है, इरिगेशन है, ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं इकोनॉमिक एनालिसिस में। तो वहां पे जो आपको जो डिजायर्ड पर्पस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये टूल्स यूज किए जाते हैं। और किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्लानिंग में हम देख सकते हैं कि सारे स्टैटिस्टिकल यूज कर रहे हैं। सर ये डेटा मिलता कहाँ से है इनको, गवर्नमेंट को? बहुत सारे तरीके हैं। आप देखो ना, आधार, सभी लोगों का आधार कार्ड है, वो तो डेटा ही है, उसमें आपके सारे फिंगरप्रिंट्स हैं, एज है, सारी डिटेल है, कहाँ रह रहे हो, वो तो डेटा ही है। दूसरा क्या होता है, भारत सरकार का डिपार्टमेंट है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट को डिफरेंट पर्पज के लिए डेटा प्रोवाइड करवाता है। एक NSSO भी है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो मेनली ये 2 बॉडीज हैं, हर कंट्री में बॉडीज होती हैं जो गवर्नमेंट को डेटा प्रोवाइड करवाती है। ओके, थैंक यू क्लास।